नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्टेज 4 हेड एंड नेक कैंसर के बारे में, यानी कि गले का कैंसर जो यहां से लेकर के यहां तक कैंसर होते हैं। आज उनके स्टेज 4 के बारे में बात करेंगे। क्या स्टेज 4 क्यूरेबल है? क्या इसको एकदम ठीक किया जा सकता है? क्या स्टेज 4 में जो कैंसर इतना एडवांस हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? और क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जब कोई स्टेज 4 कैंसर का ट्रीटमेंट पेशेंट कराता है? तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट, और आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे निर्दोष टेक ऑनको पर। दोस्तों, स्टेज 4 कैंसर और जो कैंसर होते हैं शरीर में, उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है जो गले का स्टेज 4 कैंसर होता है। क्योंकि अगर हम गले के कैंसर को छोड़ करके जो स्टेज 4 का है, बाकी के स्टेज 4 कैंसर की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि बीमारी, जो प्राइमरी बीमारी है, वो शरीर के अब किसी दूसरे हिस्से में या किसी दूसरे बॉडी ऑर्गन में चली गई है। सपोज हमारा जो प्राइमरी कैंसर था वो ब्रेस्ट का था, और अब वो बीमारी लीवर में चली गई है, ब्रेन में चली गई है, या स्पाइन में चली गई है, तो ये एडवांस स्टेज, जिसको हम मेटास्टैटिक बोलते हैं, तो ये दोस्तों स्टेज 4 कैंसर होता है, यानी कि एडवांस स्टेज हो गई है। हेड एंड नेक कैंसर स्टेज 4 में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसीलिए हेड एंड नेक स्टेज 4 कैंसर को 3 कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट किया गया है। पहला है स्टेज 4A, स्टेज 4B और स्टेज 4C। स्टेज 4A और B, इसमें दोस्तों हम देखते हैं जो मुंह का कैंसर मान लीजिए टंग में है, जुबान में है, तो वो बेस ऑफ स्कल की तरफ चला गया है, या फिर अपोजिट साइड पे आ गया है, या बीमारी बहुत बड़ी हो गई है, तो मगर मुंह के ही अंदर, माउथ के ये सराउंडिंग्स में है, तो ये स्टेज 4A और B में ऐसा होता है। मगर अभी स्टेज C जो हम बात करेंगे वो एडवांस स्टेज होती है, यानी कि मुंह में कैंसर है, हमारे टंग में कैंसर है, या हमारे गाल में कैंसर है। अब बीमारी हमारी यहाँ पर तो है ही, मगर शरीर के दूसरे हिस्से में चली गई। कहाँ चली गई? ब्रेन में चली गई है, स्पाइन में चली गई है, किसी वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा में चली गई है, या फिर हमारे किसी पेल्विक बोन में चली गई है। तो ये एडवांस स्टेज होता है, इसको हम लोग मेटास्टैटिक स्टेज कहते हैं। मगर कंपेयर करें, स्टेज 4 का ही कैंसर है A और B, जो हेड एंड नेक कैंसर की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, स्टेज 4A और 4B के लिए डिजीज एडवांस है, मगर यहाँ पर उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए अगर सर्जरी पॉसिबल है, अगर कुछ साइड पे, हर साइड पे सर्जरी नहीं की जा सकती है, अगर सर्जरी पॉसिबल है तो सर्जरी कर दी जाती है, और उसी के साथ साथ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, ताकि पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा हो सके, उसको एक क्वालिटी लाइफ मिल सके। दोस्तों, अगर सर्जरी नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग, वो आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करके आपके पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दे देता है। मगर स्टेज 4C के बारे में हम बात करें, जो सबसे एडवांस स्टेज है, क्या उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है? तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाती हैं, और हर स्टेज 4C में ट्रीटमेंट डॉक्टर अपने हिसाब से भी नहीं दे पाता है, क्योंकि पेशेंट की हेल्थ, उसको अब क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ गए हैं, और वो बीमारी कितना एडवांस हो गई है, और बीमारी कितनी प्रोग्रेसिव है, या फिर स्टेज 4 में क्या होता है दोस्तों कि कोई प्राइमरी समय में जब ट्रीटमेंट कराया हो, कोई रेसिडुअल छूट गया हो, तो स्टेज 4C में कन्वर्ट हो जाती है वो बीमारी। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अब ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल रेडियोथेरेपी का नहीं बचता है। क्यों? मगर कुछ केसेस में दिया जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर यहाँ पर अब मेन रोल आता है टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी। ये कैसे अब दी जाएंगी?
देखिए सबसे पहले टारगेटेड थेरेपी की बात करें, ये एक स्पेशल ड्रग होती है जो पेशेंट को ओरली, जो दवाई होती है टैबलेट के फॉर्म में होती है, पेशेंट को खिलाई जाती है। और जो हमारे ट्यूमर कैंसर के सेल्स होते हैं, जो कैंसर वाले होते हैं, उनको टारगेट करती है ये मेडिसिन और कैंसर सेल्स को ख़त्म करती है। दोस्तों अब बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हमें कुछ मॉलिक्यूल्स और हमें कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे आईवी के थ्रू, हमारी नसों के द्वारा हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है कि वो सिर्फ कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर सके। ये इम्यूनोथेरेपी का फंक्शन होता है। दोस्तों बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी में दोस्तों थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो हमने टारगेटेड थेरेपी इम्यूनोथेरेपी की बात करी, उसके कंपैरिजन में कीमो में क्या होता है, आईवी के थ्रू दवाई चढ़ाई जाती है बॉडी के अंदर और ये पूरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करती है और रिजल्ट क्या आता है कि ये हमारे जो कैंसर के सेल्स हैं उनको तो नष्ट करती ही करती है। अब क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में है तो ये हमारी बॉडी के जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उनको भी ये इफेक्ट करती है, तो साइड इफेक्ट ज़्यादा आते हैं कंपैरिजन टू इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी के भी कुछ कॉम्बिनेशन बना करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, मगर डिपेंड करता है कि पेशेंट का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है कि थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है। तो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जो ओवरऑल जो उसकी बीमारी है उसकी ग्रोथ के ऊपर कि कितनी वो प्रोग्रेसिव है और कितनी वो एग्रेसिव है। तो जैसी बीमारी होगी उसी हिसाब से आपका डॉक्टर, जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसी हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट प्लान करेगा और वो ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाएगा। मगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट तो मिल सकता है मगर क्योर कितना है ये देखना पड़ेगा कुछ समय बाद कि दवाइयाँ जो दी गई हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या कीमोथेरेपी, इसका क्या पेशेंट के ऊपर रिस्पॉन्स आया है। और हर समय पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन सब के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को आएगा तो ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है आपका डॉक्टर, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहे हैं और बीमारी पेशेंट की कम हो गई है या रुक गई है, आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को कई बार ट्रीटमेंट फ्री रखा जा सकता है, मगर वो फॉलोअप में रेगुलर डॉक्टर के रहेगा। क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं स्टेज 4C के कैंसर के बारे में, जो सबसे एडवांस है क्योंकि अब वो दूसरे ऑर्गन्स में कैंसर जा चुका है। मगर अब हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट क्या स्टेज 4C में दिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दिया जा सकता है, मगर उसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। सपोज हमारा कैंसर हमारी पेल्विक बोन में चला गया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है, तो दोस्तों वहाँ पर पेशेंट को एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए, ताकि उसका दर्द कम हो जाए, उसका सर्वाइवल थोड़ा अच्छा हो जाए और पेन में आराम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। ठीक इसी तरीके से बीमारी अगर स्पाइन में, वर्टिब्रा में चली गई है या फिर जिसकी हम बात करते हैं हेमोस्टैटिक रेडिएशन, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उस पर्टिकुलर हिस्से में हमने रेडिएशन दे दिया तो पेशेंट की ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई। या लंबर स्पाइन में बीमारी चली गई है, पेशेंट को फ्रैक्चर का खतरा है तो और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसकी लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए, उसका सर्वाइवल अच्छा करने के लिए, उसके पेन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए हम वर्टिब्रा, लंबर स्पाइन में भी रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। मगर ये रेडिकल ट्रीटमेंट जो शुरुआत में दिया जाता है उससे फ़र्क होता है। इसमें रेडिएशन डोज कम पीरियड के लिए, यानी कि कम समय के लिए और कम डोज दिया जाता है कंपैरेटिव टू जो हमारा रेडिकल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा रेडिएशन पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। और दोस्तों इसमें सिर्फ जहाँ पर बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही है उस हिस्से को रिलीव करने के लिए रेडिएशन थेरेपी डिलीवर कर दी जाती है। वो भी आपका ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि कितना आपके उसमें ट्रीटमेंट में रेडिएशन डोज देना है और कितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट देने हैं। तो दोस्तों ये कंपैरिजन जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन का, उससे कम होता है। दोस्तों कंप्लीटली स्टेज 4C कैंसर क्योर हो जाए तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये बहुत ही पॉसिबल बात नहीं है।
हमें थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है और बहुत ही रेयर केस ऐसे कोई होते हैं जहां पर स्टेज 4 ही कभी कभी क्योर हो जाती है। मगर ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि स्टेज 4C जो मेटास्टैटिक स्टेज होती है उसको क्योर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिए होंगे। अगर आप कुछ और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।